नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 79 है। पार्ट नंबर 78 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया है, यहाँ पर आपको 15 जो है 75 से समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 16 जो है इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन से किसे समेत होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 15 क्या करेंगे 75 आ जाएगा। ठीक है, देखिए 15 यहाँ पर दिख रहा है। 15 में अगर 5 ले गुना करेंगे तो 15 5 75 होता है। उसी प्रकार से 16 आता है, ठीक है ना। तो 16 में क्या करते हैं 5 को गुना करेंगे तो 16 5 कितना होता है 80 होता है। यानी इस प्रश्नार्थ चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा 80 हो जाएगा। तो 80 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 852 दिख रहा है, 852 से यहाँ पर 850 हो रहा है, 850 ले 846 हो रहा है, 846 ले यहाँ पर 840 हो रहा है, 840 ले 832 हो रहा है और 832 ले आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि 852 से क्या लिख रहा है 850 लिख रहा है, यानी -2 कर रहा है। देखिए 50 ले क्या लिख रहे हैं 46 लिख रहा है, यानी माइनस इसमें कितना कर रहा है तो 4 कर रहा है। और यहाँ पर देखिए 46 ले क्या लिख रहा है 40 लिख रहा है, तो माइनस यहाँ पर 6 कर रहा है। और 40 ले देखिए 8 यानी 32 लिख रहा है, तो माइनस यहाँ पर 8 कर रहा है। देखिए 2 4 6 8 यानी माइनस यहाँ पर क्या करेंगे 10 को माइनस करेंगे। यहाँ पर आपको 832 में 10 को माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा यानी 822 हो जाएगा। कितना गया ये 822 हो जाएगा। तो 822 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या 63 18 574 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में 2 घटाए जाए तो बनने वाली नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक संख्या दी है, इन संख्या में बताना क्या है कि यहाँ पर विषम संख्या में 1 को जोड़ दिया जाए और सम संख्या में 2 घटा देंगे। तो जो नई संख्या बनेगा ना, वो नई संख्या में बताना है कि 1 से अधिक बार जो है ना वो कितने अंक आएगी, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इस संख्या लिख क्या रहा है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है 63 लिख रहा है, फिर यहाँ पर आपको 18 लिख रहा है, फिर यहाँ पर 574 लिख रहा है। ये आपको संख्या हो गया। अब इन संख्या बोल रहा है कि प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए, तो विषम संख्या ये दिख रहा है, इसमें 1 को जोड़ देते हैं, ठीक ना। ये 4 आ गया, ये भी आपको विषम संख्या दिख रहा है, ठीक है। इसमें भी 1 को जोड़ देंगे तो 2 आ गया, ये भी आपको विषम संख्या दिख रहा है, इसमें भी 1 को जोड़ देंगे तो 6 आ गया, ये भी विषम संख्या है, इसमें भी 1 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपको 8 आ गया, ठीक ना। और आगे देखिए बोल रहा है कि तथा प्रत्येक सम अंक में 2 घटाए जाए, यानी सम संख्या में 2 को घटाते हैं। इस सम संख्या दिख रही है, इसमें 2 माइनस करेंगे, ये 4 आ गया, इसमें भी 2 माइनस कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 6 आ गया, इसमें भी 2 माइनस करेंगे, ये इसमें 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 2 आ गया है, ठीक ना। तो बोल रहा है कि जो नई संख्या बनेगा ना, तो यहाँ पर आपको नई संख्या बन गया है, ठीक है ना। ये नई संख्या बन गया है, तो यानी बनने वाली नई संख्या में कितने अंक है 1 से अधिक बार आएंगे। तो जो नई संख्या बना ना उसमें 1 से अधिक बार कितना अंक आया है आपको इसी को बताना है। देखिए 1 से अधिक बार अंक यहाँ पर 4 आया है, ठीक है। फिर इसको रखिएगा तो देखिए 6 आ गया, फिर इसमें देखिए 2 इसमें दिख रहा है और 2 इसमें दिख रहा है, ठीक ना। यहाँ पर 2 हो गया, यानी कितना अंक दिख रहा है 1 से अधिक बार। तो देखिए 4 दिख गया, 6 दिख गया और 2 दिख गया, यानी 3 गो अंक दिख रहा है। कितना अंक दिख रहा है 3 अंक दिख रहा है, ठीक है ना। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में देखिए WILD को यहाँ पर 5391 के रूप में और DOGS को यहाँ पर 2458 के रूप में कुटबद्ध किया गया है।
तो दी गई कूट भाषा में डी के लिए कूट क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा दी है जिसमें यहाँ पर देखिए WILD को क्या लिख रहे हैं, यानी 53 91 के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में देखिए DOG को एस को क्या लिख रहे हैं, तो 24 और 58 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी कूट भाषा में बताना है कि डी को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं ना, इसको लिखते हैं। देखिए WIL और डी, ठीक है ना, इनको क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 53 और 91 के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में देखिए DOG और एस है, इनको क्या लिख रहे हैं, तो 24 और 58 के रूप में लिखा जाता है, ठीक है ना। अब आपको देखिए बताना क्या है कि डी का कूट क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए डी, देखिए सॉरी यहाँ पर डी होगा ना, डी का कूट क्या हो जाएगा। अब देखिए ये आपको अक्षर दिख रहा है, ये भी अक्षर दिख रहा है, इन दोनों अक्षर में कौन मिलाते हैं, इन संख्या, इस संख्या दिख रहा है, इस संख्या दिख रहा है, इन दोनों संख्या में कौन मिलाएंगे, जो आपको यानी कौन मिलेगा ना वही आपको आंसर होगा। देखिए इसको बनाने का वही तरीका हो गया, ठीक है। जैसे देखिए इसमें और इसमें कौन सा आपको कॉमन दिख रहा है, देखिए डी इसमें भी दिख रहा है, डी इसमें भी दिख रहा है। उसी प्रकार से संख्या में देखिए, संख्या में कौन सा कॉमन मिल रहा है, ये 5 दिख रहा है, इसमें भी 5 दिख रहा है, यानी डी का कूट क्या हो गया, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 हो गया, तो 5 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको 5 को संख्या दी है जो 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। देखिए 823 लिखा है, 3 अंक दिया है, 664 लिखा है, 3 अंक दिया है, ठीक है ना, 3 अंकों पर आधारित है, ठीक है। आपको देखिए सवाल यहाँ से पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक और सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। नीचे यहाँ पर आपको 5 को संख्या दिए जो 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है, यानी 175 लिखा है, 3 अंक दिया है, यानी 823 लिखा है, 3 अंक दिया है, 309 दिया है, 3 अंक है, यानी इतना सब 5 संख्या क्या है, 3 अंकों पर आधारित है। आगे बोल रहा है कि देखिए सवाल यहाँ से पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक है, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या दिख रहा है, 823 दिख रहा है, तो मानते हैं यहाँ पर 823 हो गया, ठीक है, ये बड़ी संख्या हो गया, ठीक है ना, यानी बड़ी संख्या के पहले अंक। देखिए बड़ी संख्या के पहले अंक क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है, यहाँ पर 8 रख लेंगे। आगे बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या के, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर क्या दिख रहा है, 175 दिख रहा है, ठीक है ना, तो 100 यहाँ पर आपको 75 हो जाएगा, ये छोटी संख्या हो गया, ठीक है ना, ये छोटी संख्या है। कि तीसरा अंक, सबसे छोटी संख्या के तीसरा अंक क्या दिख रहा है, यहाँ पर 5 दिख रहा है, यहाँ पर आपको 5 रख लेंगे। 5 का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी देखिए ये बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक और सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक का योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ी संख्या के पहला अंक 8 हो गया, सबसे छोटी संख्या के तीसरा अंक 5 हो गया, ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना गया, 8 5 13 गया, योगफल कितना गया, 13 गया। तो 13 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में आपको बताना है क्या है, बताना है कि देखिए सवाल यहाँ से पूछा है कि ऐसे कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद भी एक संख्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर आए। देखिए इस तरह का जो सवाल है ना वो रेलवे में 2024, 25, 26 इसी टाइप का जो है ना वो आपको प्रश्न पूछ रहे हैं। जैसे में एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, ठीक है ना, जेई हो गया, इन सभी का आपको जो इस पैटर्न है ना इसी पैटर्न पर आपको रीजनिंग पूछ रहा है। केवल आपको क्या करे, इस संख्या चेंज कर दे रहा है, ठीक ना। तो देखिए इसको क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए ना सबसे आसान तरीका क्या है, इसमें आपको संख्या को ढूंढते हैं, ठीक है। देखिए बोल रहा है कि ऐसी कितनी संख्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे संख्या, ठीक है ना, ये संख्या हो गया, यानी इसमें से कितनी संख्या है, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है, जिनके पहले भी एक क्या हो गया, ये संख्या हो गया, ठीक है ना, और ठीक बाद भी एक संख्या है, बाद में भी एक क्या होना चाहिए, संख्या हो गया। यानी इसका कहने का मतलब है कि इन श्रृंखला में बताना है कि ऐसे कितनी संख्या है जिनके पहले भी संख्या है, जिनके बाद भी संख्या है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर आपको एक संख्या दिख रहा है, इसके पहले भी संख्या है, इसके बाद भी संख्या दिख रहा है, एक हो गया, ठीक ना। अगर इसको रखेंगे, इसके पहले भी संख्या, इसके बाद भी संख्या हो गया, ठीक है। अगर इसको रखते हैं, इसके पहले भी संख्या है, इसके बाद भी संख्या है, 2 इसमें दिख गया। और देखिए हाँ इसमें देखिए 9 दिख रहा है, सॉरी 4 दिख रहा है, 4 के पहले भी संख्या, 4 के बाद भी संख्या है, ठीक है ना। अभी 9 दिखेगा, तो इसके पहले भी संख्या, इसके बाद भी संख्या है,
ठीक है ना, ये 7 दिखेगा, इसके पहले भी संख्या, इसके बाद भी संख्या, ठीक है ना, इतना आ गया। और इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी इसमें कितना ऐसी संख्या दिख रहा है, तो 1 2 3 और 4 5 6 को दिख रहा है, यानी 6 ऐसी संख्या है जिसके पहले भी संख्या है, जिसके बाद भी संख्या है। तो 6 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी गर्दन जो है आपको सिर से समेत है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि धरती जो है इस प्रश्नार्थ की जिन पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको गर्दन, ये गर्दन के ऊपर क्या होता है, सिर होता है। जैसे देखिए लिखते हैं गर्दन के ऊपर, ठीक है ना, सिर होता है, ठीक है, सिर होता है। देखिए गर्दन के ऊपर सिर होता है, उसी प्रकार से ना यहाँ पर धरती, धरती के ऊपर क्या होता है, तो धरती के ऊपर, ठीक है, ऊपर, यानी धरती के ऊपर क्या होता है, ये पेड़, ठीक है ना, पेड़ होता है। तो इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा शब्द भरा जाएगा, ये पेड़ हो गया, ठीक है ना, पेड़ हो जाएगा। देखिए जिस प्रकार से होता है, जिस प्रकार से गर्दन के ऊपर सिर होता है ना, उसी प्रकार से धरती के ऊपर क्या होता है, पेड़ होता है। तो यहाँ पर पेड़ हो जाएगा। तो पेड़ को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए PQRST यू और VU, ठीक है ना, में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार तक समाप्त होने वाली एक सप्ताह के अलग अलग दिन होती हैं, ठीक है। यू की परीक्षा बुधवार को होती है, यानी क्यू और भी के ठीक है 4 लोगों की परीक्षा होती है, यानी इनमें से किसी भी परीक्षा सोमवार को नहीं होती है। तो पी की परीक्षा एस की ठीक पहले होती है, और यहाँ पर आर की परीक्षा एस की ठीक बाद होती है। टी की परीक्षा क्यू की ठीक परीक्षा से पहले होती है, यानी क्यू से पहले कितने लोगों की परीक्षा होती है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए PQRSTU भी, ठीक है ना, में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर यानी रविवार तक समाप्त होने वाली एक ही सप्ताह के अलग अलग दिनों में होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितने हैं, 2 2 4 2 6 1 7 व्यक्ति है। चलिए 7 व्यक्ति की अलग अलग परीक्षा होने वाली हो गया, जो कि यहाँ पर सोमवार से रविवार तक है। देखिए यहाँ पर आपको दिनों की संख्या लिख ली है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या लिखेंगे, व्यक्तियों की संख्या लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार रविवार, यानी 1 से रविवार, यानी सोमवार से रविवार तक लिख लिए, ठीक ना। आगे बोल रहा है कि यू की परीक्षा बुधवार को होती है, लेकिन यू की परीक्षा बुधवार को, यहाँ पर यू रख लेंगे, ठीक है ना। यानी क्यू और भी के ठीक बीच 4 लोगों की परीक्षा होती हैं, यानी क्यू और भी, तो क्यू और भी के 4 लोगों की परीक्षा होती हैं। तो मानते हैं क्यू को देखिए ना यहाँ पर रख लेते हैं, ये नहीं हो पाया, ठीक है ना। देखिए क्यू को यहाँ पर रखते हैं, क्यू और यहाँ पर अभी, क्यू और भी के कितने हैं, क्यू और भी के, तो भी को यहाँ पर रखते हैं। इन भी के बीच में 4 लोगों की परीक्षा होती है। देखिए क्यू और भी के बीच में 4 लोगों की परीक्षा हो गया, यहाँ भी ठीक है। आगे बोल रहा है कि जिनमें से किसी भी परीक्षा सोमवार को नहीं होती है। हाँ, किसी भी सोमवार को परीक्षा नहीं है, इन 4 लोगों में से किसी को सोमवार का परीक्षा नहीं था, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि पी की परीक्षा यानी एस की ठीक पहले होती है, लेकिन पी की जो परीक्षा है ना, पी की परीक्षा इसलिए पहले, तो एस को यहाँ पर रखते हैं, इसलिए पहले कौन हो गया, पी का परीक्षा हो गया, ठीक है। आगे देखिए, और यहाँ पर आगे हो गया नहीं 20, हाँ यहाँ पर होगा ना, इसको क्या देते हैं। देखिए बोल रहा है कि यहाँ पर आपको बोल रहा है कि पी की परीक्षा जो है ना एस की पहले है, तो एस को कहाँ रखते हैं, एस को यहाँ पर रखते हैं, जो पी की एस के पहले है, ठीक ना। आगे बोल रहा है कि आर की परीक्षा एस के ठीक बाद में होती हैं, लेकिन आर की जो परीक्षा ना एस के बाद में, तो एस के बाद यहाँ पर आर आ गया, ठीक है ना, आर हो गया। अब बोल रहा है कि टी की परीक्षा यानी क्यू से ठीक पहले होती है, यानी टी की परीक्षा ना क्यू से पहले, तो क्यू से पहले यहाँ पर टी को रख लेते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि क्यू से पहले कितने लोगों की परीक्षा होती हैं, यानी क्यू से पहले, तो एक क्यू दिख रहा है, क्यू से पहले एक ही आदमी की परीक्षा हो रहा है जो टी है, ठीक है ना। तो 1 हो गया, यहाँ पर क्या दिखेगा, 1 हो जाएगा। तो 1 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए हैं, इन तीनों शब्द को उतना कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आपको जो तीनों शब्द है ना वो आपस में कैसे संबंधित दिख रही है, ठीक है ना। देखिए जैसे यहाँ पर माता हो गया, पिता हो गया और परिवार हो गया, सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन हमको परिवार दिख रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, परिवार सबसे कौन का दिखेगा, परिवार हो गया, ठीक है ना। परिवार यानी कुछ परिवार यहाँ पर माता भी होती हैं, ठीक है, परिवार के अंदर में ना माता आती है, और कुछ परिवार में क्या होते हैं, पिता भी होते हैं। यानी परिवार के अंदर में क्या है, परिवार हो गया, यानी कुछ माता भी होती हैं और कुछ पिता भी होते हैं। ये परिवार के कुछ परिवार के भाग है, ठीक है ना। यहाँ पर इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए S14 एक निश्चित तरीके से देखिए और WP-4 से संबंधित है, उसी तरह यानी CE10 यानी 10 GB-8 ले संबंधित है। समान तर्क का पालन करते हुए यानी QG1 दिए गए विकल्पों में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि SS जो 14 है ना तो यहाँ पर इससे संबंधित है, ठीक है। उसी प्रकार से CE10 जो है ना यहाँ पर GB8 ले संबंधित है। उसी प्रकार से बताना है कि QG1 है ना वो इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको क्या करेंगे, सबसे पहले संबंधित को रखेंगे। जैसे देखिए S और S दिया है और यहाँ पर 14 दिया है, ये किस लिए संबंधित है। देखिए तो यहाँ पर आपको W लिख रहा है, P लिख रहा है और -4 दिया है, ये -4 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिख रहा है, C लिख रहा है, E लिख रहा है और 10 लिख रहा है। इनको क्या दिख रहा है, तो इनको देखिए ना यहाँ पर आपको G और B और -8 ले समेत है। उसी प्रकार से बताना क्या है कि QG1 हो गया, इसमें क्या समेत है, तो इसी प्रकार से बताना है कि इसमें कैसे संबंधित आपको होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर कैसे संबंधित है। इसलिए क्या लिख रहे हैं, W लिख रहे हैं, और इसलिए क्या लिख रहे हैं, P लिख रहे हैं, यानी 14 से क्या लिख रहे हैं, 4 लिख रहे हैं। देखिए इसलिए जब यहाँ पर आपको W लिख रहे हैं ना, इसमें 4 को जोड़ देंगे, W आ जाएगा, और इसमें क्या करते हैं 3 को माइनस कर लेंगे, ये 3 को अच्छे से लिखते हैं, ठीक है, यानी 3 को माइनस करेंगे तो P आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 18 में क्या करेंगे, 18 में माइनस करेंगे, जब 18 में 14 माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है, तो 4 हो गया। उसी प्रकार से देखिए ना, यानी C से क्या लिख रहे हैं, G लिख रहे हैं, तो C में अगर 4 को जोड़ 4 को जोड़ते हैं ना, C में जब 4 को जोड़ देंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, और C में यहाँ पर 4 को जोड़ेंगे ना, C में जब 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको कितना आएगा, G आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर E दिख रहा है, E में क्या करते हैं 3 को माइनस कर लेंगे तो B आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 10 लेकर और -8 रहे, तो यहाँ पर आपको 18 में से जब यहाँ पर 10 को माइनस कर लेंगे ना, कितना बचेगा, 8 बचेगा। उसी प्रकार से Q को रखते हैं, यानी Q में क्या करते हैं 4 को जोड़ देते हैं, जब Q में 4 को जोड़ेंगे यहाँ पर E आ जाएगा। और D दिख रहा है तो D में भी 3 को माइनस कर लेंगे, जब D में 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये G में 3 को माइनस करेंगे तो D आ जाएगा। और ये दिख रहा है 1 दिख रहा है, यानी 1 दिख गया, तो 1 में क्या करते हैं 18 को माइनस करेंगे, जब 18 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको -17 बचेगा, कितना बचेगा, -17 हो गया। तो आपसे वही पूछा गया है कि यहाँ पर आपको QG1 जो है ना इसे किसी से समझ होगा। देखिए EUD-17, तो EUD-17 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो EUD-17 ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि ए का अर्थ भागा, बी का अर्थ गुना, सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ माइनस, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि नीचे यहाँ पर एक समीकरण दिया है, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए चिन्ह को आपस में बदलना होगा, बदलने के बाद में समीकरणों को सही बनाएंगे। तो सबसे पहले चिन्ह को बदलते हैं। देखिए बोल रहा है कि ए का अर्थ भागा है, ये कहाँ दिया है, नहीं दिया है, छोड़ दीजिए। आगे बोल रहा है कि बी का अर्थ गुना है, तो बी के जगह पर गुना रखते हैं, बी और दिया है, इसके जगह पर भी और इसके जगह पर भी गुना हो गया है। आगे बोल रहा है कि सी का अर्थ प्लस है, तो सी के जगह पर प्लस रखते हैं, सी आपको यहाँ पर दिया, इसके जगह पर प्लस और दिया नहीं दिया है। आगे बोल रहा है कि डी का अर्थ माइनस है, तो डी के जगह पर माइनस को रखते हैं, ठीक है ना, डी के जगह पर माइनस हो गया। अब समीकरण को सोल्व करेंगे। देखिए 19 गुना 4 और फिर -7 फिर गुना 8 हो गया, फिर प्लस 32 हो गया,
फिर माइनस 11 हो गया, फिर गुने 2 हो गया और बराबर प्रश्नार्थक चिन्ह। देखिए अगर यहाँ पर 19 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आ गया, ये 76 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर माइनस 8 से 56 हो गया है। फिर इसको क्या करते हैं 32 रख लेते हैं ना, 32 को 32 रखते हैं। फिर माइनस 11 दूनी के 22 आ गया, हाँ यहाँ पर 22 आ गया है, ठीक है ना। अब देखिए इसको 76 को 32 में जोड़ते हैं, जब 76 को 32 में जोड़ेंगे ना तो 108 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर देखिए 56 को और 22 में जोड़ेंगे, 56 को और 22 में जोड़ेंगे तो कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 78 आ गया है, ठीक है ना। 108 में से 78 को क्या करते हैं माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, ये 30 बच जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या बढ़ जाएगा, 30 हो गया। तो 30 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कि सचदेव बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 11 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह दाहिने मुड़ता है और 9 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर दाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर ड्राइव करता है, अंत में वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर ड्राइव करता है, बिंदु पी पर रुक जाता है। तो बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि एक सचदेव है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, बोल रहा है कि सचदेव बिंदु ए से चलना शुरू करता है, ठीक है। उससे पहले एक डायग्राम को बनाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ये पूर्व होता है, यहाँ पर एक पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, दक्षिण हो जाएगा, मान लीजिए दक्षिण दिख रहा है, ठीक है ना, दक्षिण हो गया। आप देखिए ये बोल रहा है कि सचदेव बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 11 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो पश्चिम की तरफ मानते हैं, यहाँ पर ए हो गया है, यहाँ से पश्चिम की तरफ चलते हैं, कितना 11 किलोमीटर, ठीक है। आगे बोल रहा है कि फिर वह दाहिने मुड़ता है और 9 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर दाहिने मुड़ता है और 9 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है ना। फिर दाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर दाहिने मुड़ता है तो 13 किलोमीटर ड्राइव करता है, ये 13 किलोमीटर हो गया है, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि फिर वह दाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर दाहिने मुड़ते हैं, ये 14 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो ये 14 किलोमीटर हो गया है। आगे बोल रहा है कि अंत में वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर ड्राइव करता है, अंत में दाहिने मुड़ते हैं लेकिन 2 किलोमीटर ड्राइव करता है और बिंदु पी पर रुक जाता है, ठीक है ना। तो बिंदु पी पर रुक गया, तो बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उससे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको पी हो गया, ठीक है ना। अब पी से ए पर जाने के लिए ना उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। तो यहाँ पर पहले दिशा देखिए, यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी उत्तर है ना, तो उत्तर में जा रहा है। तो यहाँ पर तो आपको उत्तर दिख रहा है, ठीक है ना, उत्तर आ गया है। लेकिन कितने किलोमीटर, देखिए यहाँ पर आपको किलोमीटर कितना दिख रहा है, 14 दिख रहा है, और 14 दिखा रहा है, ये कितना दिख रहा है, 9 दिख रहा है। तो ये देखिए मान लीजिए 14 हो गया, 14 में से 9 को घटा लेंगे, जब 14 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 5 किलोमीटर, ठीक है ना। ये 5 किलोमीटर हो जाएगा। तो आपसे वही पूछा है कि देखिए यहाँ 5 किलोमीटर उत्तर की ओर, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्प में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए ना, कथन बोलकर है, ठीक है ना, इसके आधार पर डायग्राम बनाते हैं। कथन बोल रहा है और सभी चाबी दरवाजे हैं, सभी जो चाबी है ना तो मानते हैं चाबी हो गया, ये सभी चाबी क्या दिख रहा है, ये दरवाजा दिख रहा है, यानी दरवाजे, ठीक है, सभी चाबी दरवाजे हैं। आगे बोल रहा है कि कुछ दरवाजे अलमारी हैं, लेकिन कुछ जो दरवाजे हैं ना वो अलमारी है, ठीक है, देखिए अलमारी, ठीक है ना, अलमारी है, ये अलमारी हो गया। आगे बोल रहा है कि सभी अलमारी बड़ी हैं, लेकिन सभी जो अलमारी है ना वो बड़ी है, तो यहाँ पर आपको बड़ी दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए आप निष्कर्ष क्या बोल रहा है, देखिए पहला बोल रहा है कि कुछ चाबी दरवाजे हैं, हाँ कुछ जो चाबी है ना तो सभी जो चाबी है वो दरवाजे के अंदर में, ये सही बोल रहा है, ठीक है ना, यानी सभी कुछ ही के अंदर रहता है ना, सभी भी कुछ के अंदर रहता है। अब देखिए कुछ भी सभी के अंदर आ गया। यहाँ पर दूसरा बोल रहा है कि सभी दरवाजे अलमारी हैं, सभी जो दरवाजे है ना वो अलमारी है, नहीं देखिए सभी जो दरवाजे हैं ना, सभी जो दरवाजे वो कुछ अलमारी दिख रहा है, ये बोल रहा है कि सभी है, इसका मतलब ये गलत बोल रहा है, ठीक है ना। ये दूसरा गलत बोल रहा है, 1 आपको सही हो रहा है। जब 1 सही हो रहा है तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यानी केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए 4 संख्याएं क्रमशः 16, 10, 9 और 17 के अनुपात में है। यह
यानी यदि इन चार संख्याओं का योगफल 62 92 है तो पहली और तीसरी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं ना कि यहाँ पर आपको 4 गो संख्या दिया है जो क्रमशः 4 संख्या दिया है। देखिए यहाँ पर 16, 10, 9 और 17 के अनुपात में है। अब बोल रहा है कि यदि इन चारों संख्याओं का योगफल भी दे दिया है तो पहली, देखिए पहली संख्या है और तीसरी संख्या, इन दोनों का योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए ना, यहाँ पर कहते हैं 16 एक से, फिर प्लस रखेंगे तो 10 एक से, फिर प्लस रखेंगे तो 9 एक से, फिर प्लस रखेंगे तो 17 एक से, बराबर में कितना दिया है, सबका योगफल कितने दिए, तो 62 और 92 दिया है। इन सबको जोड़ेंगे 16, 10, 9 और 17, इन सबको जोड़ने के बाद में कितना आ जाएगा, तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको 52 आ जाएगा, 52 एक्स आ गया। फिर यहाँ पर आपको 62 और 92 दिख रहा है, यानी एक्स का मान निकालेंगे ना, तो एक्स का मान अगर इसे भाग कर देंगे तो 121 मिनट में आ जाएगा, यानी 121 आ गया, ठीक है ना। 121 आ गया। जब एक्स का मान 121 आ गया तो आपसे बोला क्या है, यानी अभिष्ट है। आपसे बोला कि देखिए पहली संख्या और तीसरी संख्या है, तो पहली संख्या कौन से दिख रहे हैं, देखिए 16 दिख रहे हैं, पहली संख्या यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, 16 दिख रहे हैं, और तीसरी संख्या क्या दिख रहे हैं, 9 दिख रहे हैं। तो देखिए अब पहली संख्या और अभीष्ट, ठीक है ना, अभीष्ट यानी योगफल दिखते हैं, योगफल यानी अभीष्ट योगफल हो गया। देखिए यानी पहली संख्या और तीसरी संख्या का योगफल, तो पहली संख्या कितना दिख रहा है, 16 एक्स रखेंगे, ठीक ना, और फिर प्लस यहाँ पर क्या करेंगे 9 एक्स, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो तो कितना गया 9 × 25 यानी 25 एक्स आ गया। जब 25 एक्स आ गया, ठीक है, तो जब ये दोनों का योगफल था यहाँ पर क्या गया 25 आ गया, ठीक ना। तो ये 25 इसको रखते हैं 25 एक्स है, तो 25 के 25 हो ही गया, लेकिन एक्स के मान कितना गया 121 आ गया। अब 121 को और 25 में गुना करेंगे तो तो कितना आ जाएगा, यानी 30 25 आ गया, कितना गया 30 और 25 आ जाएगा, यानी इसका योगफल कितना गया 30 25। तो 30 25 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 30 25, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिखा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए 2 समपूरक है, यानी कोणों में से बड़ा कोण है, यानी छोटे कोणों से 62 डिग्री अधिक है, अधिक होता है, ठीक है ना, अधिक है। तो बोल रहा है कि छोटा कोण यानी छोटा कोण डिग्री में ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है ना, बोल रहा है कि 2 पूरक कोण है, दिखना है यहाँ पर बोल रहा है कि 2 समपूरक कोणों बड़ा है, ठीक है, छोटे से क्या है बड़ा जो है ना वो छोटे से 62 डिग्री अधिक है। जब 62 डिग्री अधिक है तो छोटा कोण का क्या करना है, ज्ञात करना है डिग्री में, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर लिखते हैं कि 2, ठीक है ना, 2 समपूरक, ठीक है ना, यानी समपूरक कोणों, ठीक है, समपूरक कोणों का योग, ठीक है ना, योग कितना होता है, तो 180 होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है ना, ये होता है। अब बोल रहा है कि बड़ा का, सॉरी यहाँ पर छोटा को रखते हैं ना, क्योंकि बड़ा हो गया ये छोटा, ये छोटा दिख रहा है, तो छोटा कोण कितना दिख रहा है एक्स आ गया। ये बड़ा रखेंगे तो बड़ा का क्या दिखेगा, यानी एक्स प्लस और 62 डिग्री, ठीक है ना, एक्स प्लस 62 डिग्री हो गया, ठीक है ना। देखिए छोटा का एक्स हो गया, बड़ा का 62 एक्स प्लस 62 डिग्री हो गया। अब बोल रहा है कि देखिए अब इनको जोड़ेंगे तो एक्स प्लस एक्स है, प्लस में 62 डिग्री, फिर बराबर में 180 डिग्री, ठीक है ना, एक्स एक्स करेंगे तो 2x आ गया, फिर बराबर में 118 आ गया, क्योंकि इसको भाग करेंगे, ठीक है ना। तो आपसे अब इसको क्या करेंगे तो 2x आ गया, फिर इसको 2 से भाग करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको 59 आ गया, कितना आ गया 59 आ गया। तो आपसे वही पूछा है कि छोटा डिग्री क्या होगा, ठीक है ना, तो छोटा डिग्री का यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको 59 डिग्री आ गया। तो 59 डिग्री को देखिए ना किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।